नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज हम देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। पहला आर्टिकल जो है लखीमपुर खीरी के मामले में जिसे आरोपी बनाया था, जिस नेता को आरोपी बनाया था, उसके संदर्भ में यह आर्टिकल है कि जुडिशरी का किस तरीके से रुख रहा है अभी तक, उस बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में आज का जो दूसरा आर्टिकल है ये है गोवा के संबंध में। गोवा में मिनिस्टर राणे को, जो कि पूर्व मिनिस्टर रहे हैं, इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का, परमानेंट कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया है गोवा की गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस पर यह आर्टिकल है। संबंधित कानून क्या है, संविधान के प्रावधान क्या है, उस बारे में भी हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। उसके बाद में न्यूज अपडेट और लीगल न्यूज है जो कि लॉ सीखो की अपनी इनिशिएटिव है। तो चलिए आते हैं हमारे आर्टिकल के ऊपर। तो आर्टिकल में आशीष मिश्रा, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने लखीमपुर खीरी में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन पर उन्होंने गाड़ी चला दी थी, जिससे कुछ लोगों की मृत्यु और कई लोग घायल भी हुए थे। तो इन्हें बेल दे दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे पूर्ण विचार करने के लिए हाई कोर्ट के पास में इस मामले को वापस भेज देता है। बता दूं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल, आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल कर दी गई थी। मामला जो चल रहा है, लेकिन बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा चुका था। अब अगर यहाँ पर देखें तो आशीष मिश्रा के सन अजय कुमार टैनी, जो कि मिनिस्टर आशीष मिश्रा जो कि सन है अजय मिश्रा के, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स है, उन पर यह आरोप था कि उन्होंने अपनी एसयूवी गाड़ी जो है वो 4 किसानों और 1 जर्नलिस्ट पर चलाई। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे यूपी पुलिस ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है राइटर के द्वारा कि यूपी पुलिस के द्वारा काफी ढीला ढाला एक रवैया देखने को मिला। इन्हें आरोपी के रूप में नहीं अपितु एक विटनेस, गवाह के रूप में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके बाद में हाईकोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगाते हैं ये, और हाईकोर्ट इन्हें बहुत ही जल्द बेल दे देता है, और फिर वही मामला सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है और सुप्रीम कोर्ट इनकी बेल कैंसिल कर देते हैं। साथ ही साथ हाईकोर्ट को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो इस मामले की पुनः जांच करें। अब यहाँ पर वापस अगर हम देखें तो ये गेंद आ गई है हाईकोर्ट के पाले में। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर अब ये डिपेंड करता है कि वो इस मामले में जज के बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसमें कौन जज होते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की भूमिका यहाँ पर बढ़ गई है। उसके अलावा ये अगर हम देखें तो यहाँ पर आशीष मिश्रा पर जिस तरीके से स्टेट मशीनरी ने एक्शन लिया है, ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। अपनी जवाबदेही जो है स्टेट की, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमारे अगर देश में देखें तो अगर एक छोटा सा ऑफेंस भी अगर कोई मार्जिनलाइज्ड पर्सन, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला कोई पर्सन करता है, तो उस पे पुलिस का स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। यहाँ पर अगर हम किसी मामले में भी उलझ जाए तो वहां पे पुलिस का सामान्यतः रुख काफी कड़ा देखने को मिलता है। लेकिन जब किसी पावरफुल, किसी इन्फ्लुएंशियल या किसी राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्ति की बात आती है, तो वहां पे स्टेट मशीनरी अपना काम निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने में या करने में यहाँ पर इतनी सफल नहीं होती है। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर आते हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच के सामने मामला आया है कैबिनेट मिनिस्टर के स्टेटस वाले प्रताप सिंह राणे का। प्रताप सिंह राणे गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं और 50 साल से पॉलिटिक्स में है, असेंबली के मेंबर बने हुए थे। इसी बार इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, क्योंकि इस इलेक्शन के कुछ दिन पहले ही जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रताप सिंह राणे को यहाँ पर परमानेंट कैबिनेट का स्टेटस दे दिया। अब यहाँ पर जो परमानेंट कैबिनेट का स्टेटस दिया, इसके चलते हुए गोवा में जो 12 मेंबर कैबिनेट होती थी, इसकी संख्या बढ़ के अब परमानेंटली 13 हो गई है, जो कि 91st अमेंडमेंट का उल्लंघन है। तो इसी उल्लंघन को देखते हुए यहाँ पे PIL फाइल की गई है बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच के समक्ष। आर्टिकल 164 ये कहता है कि गोवा लेजिस्लेचर, जो कि 40 सदस्यों की असेंबली है, विधानसभा है, इसमें मैक्सिमम 12 कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। लेकिन राणे को ये पद
परमानेंट कैबिनेट का स्टेटस देने के बाद में टोटल संख्या 13 मिनिस्टर्स की हो गई है, जो कि आर्टिकल 164(1)(a और साथ ही साथ 91st अमेंडमेंट का भी उल्लंघन करता है। 91st अमेंडमेंट कहता है कि जितनी असेंबली है उसके 15% जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक कैबिनेट मिनिस्टर बढ़ाने का अर्थ है हर वर्ष स्टेट पर 90 लाख का खर्च बढ़े। उसके अलावा इस खर्च की जो मंजूरी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेना भी जरूरी है, जो कि अभी तक हमें पेपर्स पे नहीं दिखी है। उसके अलावा अगर हम बात करें राणे फैमिली की, प्रताप सिंह राणे 50 से ज्यादा वर्षों से पॉलिटिक्स में है, असेंबली के सदस्य रहे हैं, सीएम बने हैं, स्पीकर भी रहे हुए हैं। तो इनकी फैमिली और ये काफी प्रभावपूर्ण परिवार है गोवा की राजनीति में। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन के ठीक पहले इन्हें ये स्टेटस दिया गया अपोजिशन पार्टी की तरफ से। तो ये कांग्रेस के थे और बीजेपी जो कि रूलिंग पार्टी थी उनकी तरफ से दिया गया। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये एक संदेह पैदा करता है कि क्या इनके बीच में कुछ साठगांठ हुई है, क्योंकि ठीक इसके बाद में ही प्रताप सिंह राणे ने अनाउंस किया था कि वो अब राजनीति में कोई भी असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो अपने आप में उनकी जो सीट पोरियम सीट थी उससे बाद में बीजेपी लड़ती है और बीजेपी को यहाँ से विजय भी होती है, क्योंकि मुकाबले में राणे फैमिली से कोई भी नहीं था। चलिए एक करेक्शन है, आपको बता दो कि नीति आयोग के जो नए वाइस चेयरमैन होंगे ये होंगे सुमन बेरी। सुमन बेरी राजीव कुमार की जगह इस पद पर आएंगे। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है और भारत की नीति आयोग के अब ये कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा आपको एक प्रश्न पूछा था कि चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। चलिए अब आते हैं न्यू सबट्रेक्ट पर। नटराजन माफ कीजिएगा रंजरयन लेक जो है ये तमिलनाडु की 17वीं बर्ड सेंचुरी होगी। यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। यहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है के रामचंद्रन उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। यहाँ पर टोटल 7.5 करोड़ का व्यय इस बर्ड सेंचुरी के लिए किया जाएगा। अगली खबर है मिलिट्री एक्सपेंडिचर कंट्रीज के बारे में। तो अगर हम देखें तो भारत तीसरी कंट्री बन गई है जो कि अपनी सेना पे सबसे ज्यादा व्यय करती है। अगर हम देखें तो नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पे भारत है जो कि यूनाइटेड किंगडम और रशिया को पीछे करते हुए इस स्थान पर आया है। अगली खबर है आंगनवाड़ी वर्कर्स के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने काफी महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मनीबेन मगन भाई भरिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दाहोद और अदर्स के केस में इन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है इन्हें भी ग्रेच्युटी पाने का हक है। तो अगर ये 5 वर्ष या इससे अधिक कार्य अपना करते हैं तो उसके बाद में इन्हें ग्रेच्युटी की प्राप्ति होगी। और आपको बता दूं कि ग्रेच्युटी जो है ये एम्प्लॉयर अर्थात यहाँ पे सरकार के द्वारा इन्हें दी जाएंगी। अगली खबर है फर्स्ट एडिशन ऑफ नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में। कुछ दिनों पहले यहाँ पर हमारे आर्मी के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इस बार पहली दफा है कि नवल कमांडर जो है इनकी भी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसका पहला एडिशन दिल्ली में संपन्न होगा। अगली खबर है 24th समर डीफ ओलंपिक्स के बारे में, जो हमारे देश के डिफरेंटली एबल जो वर्ल्ड के डिफरेंटली एबल डीफ हमारी पॉपुलेशन है उनके लिए खास तौर पे ये खेल खेले जाते हैं। तो भारत की तरफ से महत्वपूर्ण खबर ये है कि भारत ने अभी तक का अपना सबसे बड़ा कंटिंजेंट 65 एथलीट्स का जो कि 11 अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे ये इस 24 से समर डीफ ओलंपिक्स में भेजा है। अब आते हैं अगली खबर आहार पे। आहार 2022 ये इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर है, B2B रहेगा। 26 से 30 अप्रैल के बीच में प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आहार को यहाँ पर एक बड़ा ब्रांड बनाया जाए, भारत को एक इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में एक बड़ा यहाँ पर प्लेयर बनाया जाए। अगली खबर है हिमाचल से। हिमाचल को फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया है।
क्योंकि यहाँ पर जो गृहिणियां हैं भोजन बनाने के लिए अब पूर्ण रूप से एलपीजी गैस पर उन्होंने अपनी डिपेंडेंसी शिफ्ट कर ली है। मतलब अब जो फॉसिल फ्यूल्स है जिनसे धुआं होता है उन पर डिपेंडेंसी हिमाचल की नहीं रही है। उज्ज्वला योजना और हिमाचल की गृहिणी सुविधा स्कीम, ये दोनों ही स्कीम सेंटर और स्टेट की इन्होंने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है हिमाचल को फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बनाने में। अगली खबर है उन्नत भारत अभियान के बारे में। उन्नत भारत अभियान 2.0, तो इस अभियान को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती है। 2014 में इसका पहला संस्करण आया था। इसका उद्देश्य है कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये कैसे हमारे रूरल इंडिया, रूरल पीपल और उनके चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाता है, उनके सॉल्यूशन निकालने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल, ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना रोल अदा करेंगे। चलिए अब लीगल न्यूज के और आते हैं। पहली लीगल न्यूज जो है दिल्ली हाई कोर्ट से है। दिनेश शर्मा वर्सेस मिसेस कृष्णा कैनेथ के केस में कहा गया है कि जजमेंट पास किया जा सकता है एडमिशन के केस में ही, अगर यहाँ पर अदर पार्ट बहुत ही वीक दिखता है तो। अगली खबर जो है ये सुप्रीम कोर्ट से है। हमें कई देश के अलग अलग हिस्सों में इविक्शन देखने को मिल रहा है जो इलीगल इंक्रोचमेंट है। तो यहाँ पर फैसला दिया गया है सरोजनी नगर की झुग्गी डेवलपर्स के द्वारा यहाँ पर एक याचिका लगाई गई थी, तो इनको एक रिलीफ देते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी को भी इस तरीके से फेंक नहीं सकते, आपको एक मनुष्य के रूप में, एक ह्यूमनली मैनर में लोगों को ट्रीट करना चाहिए। फैसला वैशाली और अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स के केस में दिया गया है। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।